चलिए, कल हम लोगों ने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, ऑक्सीजन के फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक, कुछ और बात बता दूं मैं ऑक्सीजन के लिए। जिसकी डिस्कवरी वगैरह हुई थी तो फिर उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आप लिख लीजिए कि ऑक्सीजन को सबसे पहले जो है ह्यूमन यूरिन से, इसको ह्यूमन यूरिन से जो है ऑब्टेन किया गया था। क्वेश्चन पूछ, ह्यूमन यूरिन से मतलब ऑक्सीजन को ऑब्टेन किया गया था। ठीक, जब बाप बेटे मिलकर के काम कर रहे थे, कौन से बाप बेटे बेटा? डार्विन एंड डार्विन, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन काम कर रहे थे। तो उसका जो कोलियोप्टाइल था, इसका केंद्रीय ग्राफ था, ठीक है। तो उसके ऊपर उन्होंने सीधा सा देखा था कि भाई ये कोलियोप्टाइल है। कल की बात मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ये कोलियोप्टाइल है। जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ये जो है लाइट की तरफ क्या करता है बेटा? बेंड हो जाता है। ये लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। इन्होंने देखा ये बात, बोली इसमें कोई खास बात तो होगी। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया, ये पहली कंडीशन उन्होंने देखी। दूसरी कंडीशन में क्या देखा कि इन्होंने इसके टिप को रिमूव कर दिया, इसको टिप को एम्पुटेट कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद आ जाओ, रिमूव करने के बाद यहाँ पर इन्होंने लाइट को इंड्यूस किया। जब लाइट को इंड्यूस किया तो यहाँ पर कोई बेंडिंग नहीं, देयर इज नो बेंडिंग। ये देखा सही, पहले तो लाइट दिया, ये लाइट है, ये लाइट है, इसमें क्या लाइट मान ले, ये लाइट दिया है सर, तो इधर बेंड कर गया, इधर बेंडिंग हो गई, यहाँ पर बेंडिंग हुई। लेकिन जब इसका टिप को रिमूव कर दिया, रिमूव दी टिप, टिप को जब रिमूव कर दिया तो बेंडिंग नहीं, लाइट पड़ने के बाद, लाइट पड़ने के बाद वहां पर रिमूव हुई। ठीक है, गुड मॉर्निंग। फिर वेंट ने क्या किया था? वेंट ने किया ये था, जो दूसरे साइंटिस्ट थे वेंट ने क्या किया कि, अच्छा उससे पहले भी कई सारे साइंटिस्टों ने क्या किया कि एक जो है ये कोलियोप्टाइल लिया, इस कोलियोप्टाइल पर क्या किया कि प्लास्टिक कवर लगा दी एकदम। कौन सी प्लास्टिक? बिल्कुल बेटा ट्रांसपेरेंट नहीं, बिल्कुल ओपेक, ओपेक प्लास्टिक से इसको कवर कर दिया। ये ओपेक प्लास्टिक से इसको कवर कर दिया। जब कवर कर दिया तो लाइट इस तक पहुंच ही नहीं पाई, लाइट इन्होंने दिया, जब लाइट पहुंच ही नहीं पाई तो यहाँ पर बेंडिंग नहीं हुई, देयर इज नो बेंडिंग। लेकिन जब ये ओपेक था, ये प्लास्टिक कैसी थी? ओपेक प्लास्टिक थी, ओपेक कवरिंग थी, प्लास्टिक कवरिंग। उसके बाद अगर उन्होंने फिर क्या लिया, उन्होंने लिया ये देखो सब कलाकारी चल रही है यहाँ पर साइंटिस्टों की लैब के अंदर। फिर उन्होंने क्या लिया, एक ट्रांसपेरेंट लिया, ट्रांसपेरेंट कवर से इसको कवर किया। अब ये जो कवरिंग थी वो कैसी थी? ट्रांसपेरेंट थी। अब अगर ट्रांसपेरेंट है तो इसके अंदर से जो लाइट है बहुत आसानी से इसके अंदर एंटर कर सकती है। ये लाइट इसके अंदर एंटर कर गई, जब एंटर कर गई तो देखा ये भाई साहब जो अभी सबको परेशान कर रहे थे, बेंड नहीं कर रहे थे, अब इनके अंदर बेंडिंग शुरू हो गई, इनके अंदर लाइट की तरफ बेंडिंग शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ पर लाइट की तरफ बेंडिंग हो गई। कंक्लूजन ये निकला कि इसके टिप पर कुछ ऐसा केमिकल होता होगा, इसके टिप पर कुछ ऐसा केमिकल होता होगा जो कि लाइट की वजह से इंड्यूस होता है और उसी वजह से जो कोलियोप्टाइल है वो बेंड कर जाता है। ठीक, ज्वाइन का मैसेज ग्रुप में, क्या तो ज्वाइन का मैसेज नहीं किया था बेटा? क्लास तो डेली इसी टाइम चलती है ना। ठीक है,
अगर जाकर फिर वेंट ने क्या किया, कल वाला वेंट वाली बात बताया थे हम। वेंट वाली बात क्या बताया थे हम कि भाई ये कोल्यूक्टाइल है, ये कोल्यूक्टाइल है, ये इस तरीके से, ये लाइट पड़ी तो मुड़ गया, लाइट नहीं पड़ी तो नहीं मुड़ा। इन्होंने क्या किया, यहाँ से इसको कट कर दिया, जब कट कर दिया तो ये हिस्सा मिला। अब इसके अंदर बेंडिंग नहीं हो रही थी, अभी जैसा वहां पर आपने देखा वहां पर बेंडिंग नहीं हो रही थी, लेकिन बीच में क्या किया उन्होंने, उन्होंने किया ये कि इसके बीच में एक अगार की प्लेट लगा दी, यहाँ पर अगार की प्लेट लगा दी। प्लेट लगाने के बाद इसके ऊपर जो कटा हुआ टिप था उसको जो है जोड़ दिया। उस कटे हुए टिप को जोड़ने के बाद फिर इन्होंने लाइट को इसके ऊपर इंड्यूस करवाया, लाइट को दिखाया। और लाइट कैसी पड़ रही है हमेशा याद रखिएगा, लाइट हमने यूनि डायरेक्शन देना है हर एक्सपेरिमेंट में। जो एक्सपेरिमेंट हम बना रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में जो लाइट हम दे रहे हैं वो यूनि डायरेक्शनल दे रहे हैं, दोनों डायरेक्शन से नहीं दे रहे। तो इस तरह से जब लाइट हमने दिया तो भैया हुआ ये भाई साहब बेंड कर गए, ये भाई साहब जो है ये बेंड कर गए, ये बेंड कर गए। किसकी तरफ बेंड कर रहे हैं, ये लाइट की तरफ बेंड कर रहे हैं। और ये अगार की प्लेट यहाँ पर लगी। हुआ यूं कि बताया ये गया कि इसके टिप पर, इसके इस टिप पर देखिए, इस टिप पर यहाँ पर, इसके इस टिप पर कुछ केमिकल्स होते हैं। उन केमिकल्स को बाद में बताया गया कि ये होते हैं हमारे ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन। और इस पर जब सनलाइट पड़ती है एक तरफ से, जब सनलाइट पड़ती है तो ये जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स जो हैं ये सर्कुलेट करके या मूव करके लाइट से दूर की तरफ जाते हैं, मतलब पेरीफेरी की तरफ जाते हैं, प्लांट से दूसरी तरफ, प्लांट के दूसरी तरफ ही जाते हैं। तो ये क्या होगा कि इसका ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर जो है ज्यादा एक्यूमुलेट कर जाएगा इस तरफ। जब ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा एक्यूमुलेट कर जाएगा, जब ऑक्सीजन ज्यादा एक्यूमुलेट कर जाएगा तो इस ऑक्सीजन की वजह से इस एरिया, पर्टिकुलर इस एरिया में ग्रोथ ज्यादा होगी। ये मामला ऐसा है, इस यहाँ से ऑक्सीजन मूव करके इस वाले एरिया में चला गया, पेरीफेरी एरिया में, क्योंकि इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आई कि जिस डायरेक्शन से लाइट आएगी उस तरफ वाला ऑक्सीजन मूव करके अपने अपोजिट डायरेक्शन वाले यानी पेरीफेरी की तरफ जाकर के अक्यूमुलेट कर जाएगा। जब यहाँ पर ये अक्यूमुलेट कर जाएगा तो इस ऑक्सीजन की वजह से मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा और ये वाला एरिया कम ग्रो करेगा, ये वाला एरिया ज्यादा ग्रो करेगा। इसकी वजह से ये बेंडिंग ऐसे हो जाती है। तो आगे क्या मिलेगा हमें, मिलेगा ये कि इसके अंदर जो बेंडिंग हो रही है वो बेंडिंग आप देखिए इस तरीके से हो रही है। ये बेंडिंग आपकी ऐसे हो रही है। तो आप देखिए कि ये जो इनर साइड वाला एरिया है जहाँ से सनलाइट आ रही है, इनर साइड वाला एरिया जो है जहाँ से क्या आ रही है बेटा, सनलाइट आ रही है, वहां पर बेंडिंग कम है। इस एरिया में, पर्टिकुलर इस एरिया में देखो यहाँ पर बेंडिंग कम है, बल्कि बेंडिंग इस एरिया में ज्यादा हो रही है, इसलिए ये झुक रहा है। तो कुल मिला के ऑक्सीजन का मतलब क्या समझ में आया, फंक्शन क्या समझ में आया कि जिस तरफ से लाइट पड़ेगी, जिस तरफ से लाइट पड़ेगी उस तरफ का ऑक्सीजन जो टिप वाले रीजन का है और कहीं नहीं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक रीजन की बात कर रहे हैं, वहां से वो शिफ्ट होकर ही किधर आएगा, पेरीफेरी की तरफ। और पेरीफेरल ग्रोथ को ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा, जिसकी वजह से बेंडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये हुआ, ये मामला हुआ आपका, ये यहाँ पर ये बेंडिंग होगी। ठीक, चलिए अगार की ब्लॉक वाली बात किसने की थी, बताइए, वेंट ने की थी। चलिए
डिस्कवरी का मतलब कोई भी चीज मतलब खोजना उसका होता है। आइसोलेट करने का मतलब होता है कि कहीं से एक्सट्रैक्ट करना, निकालना किसी भी चीज को। और डिस्कवरी जो होता है सेरेंडिपिटी से भी हो सकता है, अचानक से भी हो सकता है। और आपको मैं बता दूं, जितने हार्मोन्स थे प्लांट वाले, कोई जो है मतलब इंटेंशनली नहीं मिला था, सब एक्सीडेंटली खोजे गए। जैसे वो बताया था ना हमने साइटोकाइनिन वाली, आज भी बात बताएंगे। साइटोकाइनिन में हुआ क्या था कि वो कैलस का फॉर्मेशन करना चाह रहे थे, हो नहीं रहा था। हेरिंग स्पर्म का जो है डीएनए का सैंपल रखा हुआ था, और उठा के उसने सोचा कुछ मिल तो ना ही रहा है, लो ये भी बेकार पड़ा हुआ है, ये भी बेकार है, किसी काम में नहीं, मिला दिया तो कैलस का फॉर्मेशन हो गया। फिर उसने कहा कि नहीं, यहाँ तो जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन बहुत तेजी से हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है। ठीक है, कौन वाह। चलिए, आज हम लोग जो अगली बात शुरू करेंगे बेटा, इसके फंक्शन को कल हमने बता दिया था अच्छे से। आज हम बात करेंगे बेटा जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड, ये जो जिब्रेलिक एसिड है, जैसे हमारे यहाँ ह्यूमन बींग्स में सबसे ज्यादा हार्मोन कौन सा है? स्टेरॉयडल हार्मोन है, या आप कह सकते हैं कॉर्टिकल हार्मोन है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन सबसे ज्यादा है। वैसे ही यहाँ पर प्लांट के केस में जो सबसे ज्यादा हार्मोन है वो है आपका जिब्रेलिक एसिड, जिसको हम जीएस कहते हैं। ठीक है, अच्छा आप ये मत कहिए सर GA3 लिखना चाहिए। GA3 इसलिए जनरली लोग लिखते हैं क्योंकि GA3 ही वो पहला हार्मोन था जिब्रेलिक कैटेगरी का, जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ठीक है, इसलिए जनरली और मोस्ट कॉमन है GA3, इसलिए लिख दिया जाता है, उसमें परेशान मत होइए। तो जिब्रेलिक एसिड क्या हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये एसिड है। क्या है ये है आपका एसिड। ठीक, तो ये है आपका एक वीक एसिड, यह है आपका एक वीक एसिड। ठीक, और इसकी करीब करीब 136 वैरायटी जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवर की गई है। कितनी डिस्कवर की गई? 136 वैरायटी की गई है ना? हाँ, मोर देन 100 to 136 लिख दिया आपने, टेंशन नहीं। कभी कभी क्या लगता है ना पीयूष हमको, पीयूष कह रहे हैं प्रियांशु, ऐसा लगता है कि तुम एक बार यहाँ पढ़ते हो, फिर अपनी बुक से उसको मिलाते हो, हाँ फिर पढ़ते हो, फिर मिलाते हो, और फिर घर जा करके फिर अपनी नोट्स बनाओगे। ठीक है, जिस काम के लिए तुम्हें 5 मिनट लगना चाहिए, उस काम को तुम जो है 1.5 घंटे में करोगे। नॉट अ स्मार्ट वर्क, है ना? एनसीईआरटी घर से पढ़ के आने के लिए होता है, यहाँ खोल के बैठने के लिए। फिर बैठ के ऐसे लेकर हाँ सही सही, जो मैंने कल पढ़ा था वही सारी बात, कंफ्यूज रहोगे ना। अच्छा तो नहीं ना, दावत खाने जाते हो तो अपने घर से खाना लेके जाते हो, एक बार तो हाँ पार्टी का खाना टेस्ट करते हो, फिर अपने घर का देखते हो खाते हो, वहाँ का खाना ज्यादा वही खा लेते हो। ऐसा तो नहीं होता ना? चलिए, ये वीक एसिड, इसका सबसे बेहतरीन जो काम है, काम से पहले मैं बता दूं ये सिंथेसाइज कहाँ पर होता है, ऐसे लिख लीजिएगा पहले कि सबसे पहला जो जिब्रेलिक एसिड था वो डिस्कवर हुआ था GA3। ठीक है, ये पहला जिब्रेलिक एसिड था, जिब्रेलिन जिसको कहते हैं, ये पहला डिस्कवर हुआ। यार ये लोग का तरीका ठीक नहीं है, क्या है ये सब तुम लोगों का? देख लो टाइम, देखो इधर टाइम देखो क्या हो रहा है, 8:57, 9 बज रहा है, तुम लोग टाइम पे आते नहीं। चलिए, नटशेल में इसके फंक्शन को मैं बता दूं। पहला फंक्शन तो ये होता है कि इसका इंटरनोड ग्रोथ ही बड़ी तेजी से करवाता है। क्या करवाता है? इंटरनोड ग्रोथ बहुत तेजी से करवाता है, मतलब ये बोल्टिंग इफेक्ट करवाता है।
बोल्टिंग इफेक्ट समझते हैं क्या होता है? कितने बच्चे समझते हैं बोल्टिंग इफेक्ट? देखिए, जो पत्ता गोभी आपका है, जो फूल गोभी आपका है, वो उसका एक रोजेट स्ट्रक्चर है। रोजेट का मतलब कंपोजिट स्ट्रक्चर, ठीक है। आप कह सकते हो जो कंपोजिट स्ट्रक्चर है, इट इज अ कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ शूट। कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ शूट। फ्लावर क्या है? फ्लावर मॉडिफिकेशन ऑफ शूट आप कहते हो। तो ये फूल गोभी क्या है? इन्फ्लोरेसेंस ही तो है। पत्ता गोभी क्या है? ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शूट है। तो ये कंप्रेस्ड होता है। तो अगर जिब्रेलिक एसिड इसके ऊपर हम छिड़क देंगे ना, इसके ऊपर छिड़क देंगे, या जिब्रेलिक एसिड ज्यादा हो जाएगा तो ये फैल जाएगा, खाने लायक तो नहीं रहेगा ये गोभी आपका, ठीक है। और इसका फायदा साइंटिस्टों ने एक पॉजिटिव वे में लिया कि जो गन्ना हमारा होता है, गन्ने के ऊपर इसको जो है इंड्यूस किया, तो गन्ने का जो इंटर नोड है वो बढ़ गया। और हम जानते हैं गन्ने का जब इंटर नोड बढ़ेगा तो शुगर केन जूस जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कैसे? ये तुम्हारा गन्ना है, ये नटुआ गन्ना है तुम्हारा, जो घर पे हमेशा होता है देसी वाला स्टील फ्रूट, यहाँ से निकली हुई है, ठीक है। ये स्टील फ्रूट यहाँ से निकली। अब इसके जो इंटर नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये बीच का जो एरिया बचता है ये क्या है? इंटर नोड है, ठीक है। जो पूरा एरिया जो दिखा है ये इंटर नोड है। तो जब हमने इसके ऊपर जिब्रेलिक एसिड का क्या कर दिया बेटा? छिड़काव कर दिया, तो होगा क्या? इसके इंटर नोड की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। भैया जितना ज्यादा बड़ा इंटर नोड होगा उतना ज्यादा क्या निकलेगा? जूस इसमें से निकलेगा, शुगर जूस, केन जूस। तो इसका तो बड़ा फायदा हो गया बोल्टिंग इफेक्ट का, है ना। तो ये इसके कुछ फंक्शन है। अच्छा, ये सारी जानकारी अगर आपको हो जाए ना तो आप भी एक अच्छे जो है कृषक बन सकते हैं, अच्छे कृषक बन सकते हैं, है ना। किसान बनना बुरी बात नहीं है, किसान नहीं रहोगे तो कौन खाना खिलाएगा। चलिए अगला कुछ पॉइंट इसमें है कि इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई थी? कुरुसोवा ने इसकी डिस्कवरी की थी, कल बताया था हमने। कुरुसोवा भाई साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी। हुआ क्या था कि जो बैकेनी डिसीज देखी गई थी, बैकेनी डिसीज, ये बैकेनी डिसीज थी। ये बैकेनी डिसीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? फुलिश सीडलिंग डिसीज। फुलिश सीडलिंग डिसीज। हुआ क्या था? हुआ ये था कि जापान की बात है, वहां पर बहुत ज्यादा जो है धान बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। राइस की जो खेती है बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हुई, मतलब उसकी हाइट बढ़ना शुरू हो गया। सारे किसान खुश, मस्त एकदम। अब तो भाई साहब इस साल तो एकदम चौचक धान होगा, बोरा बोरा भर के हम लोग लाएंगे। लेकिन अब यहाँ क्या था इनको, ये राइस जो पैडी फील्ड है, बस भाई साहब बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। फ्लावरिंग हुई नहीं, फ्लावरिंग हुई नहीं। फ्लावरिंग नहीं हुई तो फ्रूटिंग कहाँ से होगी? तो सब के सब बेवकूफ बन गए। उस साल नेचर ने उनको बेवकूफ बना दिया, ठीक है। इसीलिए उसको कहा गया फुल सीडलिंग डिसीज, इसको बकैनी डिसीज कहते हैं। तो अंकल थे हमारे कुरुसोवा, ठीक है। इन्होंने इसके बारे में खोजा और पता किया यहाँ पर एक फंगल जो है केमिकल है, उस फंगल केमिकल को हम बोलते हैं जिब्रेलिन। क्या बोलते हैं उसको? जिब्रेलिन। इसी की वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें। अब आप देखिए कि फंगस से जिब्रेलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्लांट्स में भी है लेकिन फंगल है। फंगस क्या है? फंगस जो है आपके प्लांट से अलग है, अलग उसमें कैटेगरी में आता है, अलग किंगडम में आता है ना। लेकिन ये प्लांट में भी पाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर फिजियोलॉजिकल इसके साथ रिलेशनशिप है जिब्रेलिन का, फंगस के साथ, हमारे साथ। अभी थोड़ा सा मैं इस पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इसका ये काम हो गया। और दूसरा एक पॉइंट ये लिखिएगा कि जिब्रेलिक एसिड जो होता है ये सिंथेसाइज कैसे होता है? ये सिंथेसाइज कहाँ पर होता है? सिंथेसाइज होता है आपका यंग लीव्स में। इसकी सिंथेसिस कहाँ पर होती है? इसकी सिंथेसिस होती है यंग लीव्स में। यंग लीव्स के अंदर इसकी सिंथेसिस होगी। और
inside the plastid of and inside the plastid of immature plastids of immature seeds and root, immature seeds and roots, ये जो है यहाँ पर इनकी सिंथेसिस होती है। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या रिलेट करना पड़ेगा, आपको इसको आपके सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जिब्रेलिक एसिड हमारा बनता है, ये जिब्रेलिक एसिड बनता है कहाँ से, आपके एसिटिल कोएंजाइम से, क्योंकि हम जान रहे थे कि हमारा जो रेस्पिरेशन वाला पाथवे है, ठीक है, उसमें जो एसिटिल कोएंजाइम से बनता है, ये एंटीबॉडी पाथवे में जाता है कि नहीं जाता, ये जाता है, तो साइकिल भी हमारा इसी से शुरू होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसकी जो सिंथेसिस होती है, इसकी सिंथेसिस होगी एसिटिल कोएंजाइम से, फॉर्म्ड फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम से, formed from acetyl coenzyme A by the mevalonic acid pathway. By the mevalonic acid pathway. एनसीईआरटी में नहीं है, याद नहीं करना, बस खाली कंसेप्ट को समझना है किस तरीके से जो है एसिटिल कोएंजाइम से ये क्या होता है बेटा, ये बनता है। ठीक है, जैसे होता ही है इसमें कि एरोबिक रेस्पिरेशन सब में तो नहीं हो रहा है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्पेशली जो ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट है वो तो सब जगह हो रहा है। ठीक है, तो एसिटिल कोएंजाइम ये सब जगह बनेगा भी। ठीक है, पायरुविक एसिड जब आएगा यहाँ पे, जानते हो ना, याद है कि नहीं है, ये पायरुविक एसिड है, 3 कार्बन वाला आपको, एसिटिल कोएंजाइम में जब कन्वर्जन होता है तो यहाँ से एक डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, और एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, एंटीबॉडिक पाथवे, और फंगस वगैरह में ये काम हो नहीं रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता नहीं है भाई। तो हो गया क्या कि ये जाएगा किस पाथवे में, मेवेलोनिक एसिड पाथवे में जाएगा। ठीक, मेवेलोनिक एसिड पाथवे में जब गया तो ये पहला, इसके बाद जो पहला प्रोडक्ट बनता है इसका एसिटिल कोएंजाइम ए का, ऐसे उसको हम बोलते हैं आइसोपेंटाइल, क्या नाम होता है इसका, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। अब ये आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट से आपका बनेगा जिब्रेलिक एसिड। क्या बनेगा, जिब्रेलिक एसिड बनेगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट आपको दिख रहा है, इससे दूसरे प्रोडक्ट्स का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे कैरोटीनॉइड का फॉर्मेशन होना होगा, स्टेरॉल का फॉर्मेशन होना होगा, ठीक है, एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होना होगा। ये सब कुछ केमिकल्स हैं जो कि आपके कहाँ से बनते हैं बेटा, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट से बनते हैं। ठीक, बट मेन हमको क्या देखना है, एसिटिल कोएंजाइम ए से हमारा जिब्रेलिक एसिड का बनना, इस पे मेन फोकस करना है। ठीक, ये कंसेप्ट आपको रखना है क्लियर। अच्छा, अब एक चीज और मैं बता दूं कि फंक्शन के लिए अभी इसका कोई कोटेशन आपको लिखवा देंगे, याद हो जाएगा। ये काम होता है, जिब्रेलिक एसिड का सबसे और अच्छा इस्तेमाल किया जाता है जो शराब वाली इंडस्ट्री होती है वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, शराब की इंडस्ट्री में हम जानते हैं होता क्या है कि जो आपका स्टार्च है, स्टार्च को इसमें कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज का हम क्या करवाते हैं बेटा, फर्मेंटेशन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एथाइल अल्कोहल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव।
तो हमारा मेन मकसद क्या है, एथाइल अल्कोहल बनाना। और एथाइल अल्कोहल आएगा कहाँ से, ग्लूकोज से आएगा। डायरेक्ट स्टार्च एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता, उसको स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड है। इसको ब्रेक करना होता है किसमें, मोनोसेक्राइड में। अब इस मोनोसेक्राइड के ऊपर ही फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, जिसका मतलब ये होगा कि स्टार्च को हमें डाइजेस्ट करना होगा, स्टार्च को हमें डाइजेस्ट करना होगा, स्टार्च को हमें क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। ठीक है। और स्टार्च को ग्लूकोज में जो कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है, वो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, वो है हमारा अल्फा एमाइलेज। वो क्या है, अल्फा एमाइलेज। क्या करता है कि ये जो आपका जिब्रेलिक एसिड है, ये अल्फा एमाइलेज को इंड्यूस करता है, इसके फंक्शन को क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। इसकी वजह से स्टार्च से ग्लूकोज का फॉर्मेशन तेजी से होना शुरू हो जाता है, और फिर ग्लूकोज से एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हम करवा देते हैं। तो पहला काम हमें समझ, मतलब ये काम समझ में आ गया कि बिवरेजेस इंडस्ट्री में इस तरीके से हमारा जिब्रेलिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ गए आप। और ये पॉइंट आप समझिए, एक चीज और देखिए, कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जैसे लेट्यूस की सीड होती है, कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जैसे लेट्यूस की सीड होती है, जो सलाद होता है, इसकी जो सीड होती है बेटा, वो सीड होती है आपकी फोटोब्लास्टिक। क्या होती है, फोटोब्लास्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोब्लास्टिक? एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं है ना। फोटोब्लास्टिक सीड का मतलब होता है कि इट इज वेरी हाईली सेंसिटिव टू लाइट, लाइट के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन ये जो सेंसिटिविटी है, ये निगेटिव सेंसिटिविटी नहीं बल्कि कैसी है बेटा, ये पॉजिटिव सेंसिटिविटी। इसका मतलब ये होता है कि ये जो सीड्स हैं, लेट्यूस की सीड है या फोटोब्लास्टिक सीड है जिसको बोलते हैं, जो सेंसिटिव है लाइट के प्रति, पॉजिटिव सेंसिटिविटी है, तो इसको जैसे थोड़ा अमाउंट में लाइट अगर इसको मिलेगी तो ये जर्मिनेट कर जाएगा। लाइट मिली मतलब डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है, तो आ जाएगी, डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। अब तुम्हें नहीं पता डोरमेंसी क्या है, नहीं पता ना, सुसुप्तावस्था हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सुसुप्तावस्था। सुसुप्तावस्था मतलब क्या होता है, सोता हुआ पड़ा हुआ है। घर में तुम गेहूं को रखे रहते हो, साल भर 2 साल रखे रहते हो खाने के लिए, लेकिन जैसे उसको मॉइस्चर मिलता मिलता उसके अंदर सीडलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो किसी भी सीड्स के पैदा होने से लेकर के उसके अगले जर्मिनेशन तक के बीच का ये जो टाइम है, दैट इज द डोरमेंसी। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, ये काम तो आप समझते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये जो आपका जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड इन फोटोब्लास्टिक सीड को without induction of the sunlight, without induction of the light, in the absence of the light, it can induce, it can produce these seeds to germinate. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोटोब्लास्टिक सीड्स हैं हमारी, इन फोटोब्लास्टिक सीड्स को हम विदाउट लाइट हम जर्मिनेट करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिब्रेलिक एसिड। समझ में आई बात। तो क्या कहा हमने कि जिब्रेलिक एसिड फोटोब्लास्टिक सीड को क्या करवाएगा बेटा, जर्मिनेट करवाएगा। अगर लाइट नहीं है तब, अगर लाइट नहीं है तब। ठीक है, मतलब ये डार्क में काम करवाता है। एक पॉइंट और लिखिएगा, ये आपका जिब्रेलिक एसिड जो है बेटा, जिब्रेलिक एसिड प्रमोट मेलनेस इन फ्लावर।
मतलब ये क्या हुआ कि ये फ्लावर के अंदर मेल कैरेक्टर को इंड्यूस करेगा, फीमेल कैरेक्टर को नहीं, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं। फीमेलनेस को अगर ये वो इंड्यूस करेगा तो क्या होगा, फ्रूट हमें ज्यादा मिलेगा, यील्ड हमें ज्यादा मिलेगी। बट अगर मेल को करेगा तो मेल किसी काम का है? हाँ, ठीक है, मेलनेस में तो बैलेंस होता है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, और ये क्या करता है बेटा, इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को भी क्या करता है, इसे ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब को ये क्या करेगा, ये इनहेंस करेगा। चलिए नेक्स्ट फाइन, एक और लिखिए, जिब्रेलिक एसिड, नायक जी, जिब्रेलिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, लिख लीजिए, जिब्रेलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड बोथ आर एंटागोनिस्ट। और अगला फंक्शन है कि जिब्रेलिक एसिड इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब समझते क्या होता है? लॉन्ग डे प्लांट का मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट जिनके फ्लावरिंग के लिए जो डे टाइम का ड्यूरेशन है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, लाइट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उनको हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। शॉर्ट डे प्लांट वो प्लांट होते हैं जहां पर लाइट की रिक्वायरमेंट कम होती है, जबकि डार्कनेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इसीलिए जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उन्हें हम लॉन्ग नाइट प्लांट भी कह सकते हैं, और जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं उन्हें हम शॉर्ट नाइट प्लांट भी कहते हैं। बस ये वही है ना यार, एक्टिव पैसिव में बता रहा हूँ मैं, एक्टिव पैसिव में बता रहा हूँ ना, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। चलिए, यहाँ पर जो जेनेटिक द्वार प्लांट होता है, उस जेनेटिक द्वार प्लांट को के ऊपर हम जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करके हम उसे लंबा कर सकते हैं। हाँ मत लेना, जिब्रेलिक एसिड मार्केट में अवेलेबल है, जो बीज वाली दुकान होती है वहां पर अवेलेबल है। पता चला आदमी नाटे हैं, चलो खा लेते हैं, चार आदमी कंधों पे आ जाओगे, समझे, खाना वाना नहीं। तो ये जो जिब्रेलिक जो जेनेटिक ड्वार्फ है, जैसे मैंने बताया कि ये छोटा प्लांट है, तुम्हारा छोटा प्लांट, छोटा तो छोटा, स्मॉल टी, और हमने इसके ऊपर क्या किया, जिब्रेलिक एसिड को स्प्रे कर दिया। जब जिब्रेलिक एसिड का हमने इसके ऊपर स्प्रे कर दिया तो ये भाई साहब क्या हो गया, क्या बात, ये खुश हो गया, तो अब हम बड़े हो गए, अब शादी ब्याह भी हो जाएगी इससे, ठीक। लेकिन जब इसकी वापस से जो है इसके बच्चे हुए, जब इसके बच्चे हुए तो वो तो छोटे छोटे थे, अब समाज परेशान, ये अचंभा कैसे हो गया, इसका बाप तो बड़ा लंबा है, तो ये नाटक कैसे हो गया, ये नाटक कैसे हो गया? मैंने बताया ऐसा कुछ नहीं है, ये नाटक था, इसका बाप, तो इसके ऊपर हमने जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दिया तो ये लंबा हो गया।
लंबा हो तो गया, इसकी बॉडी साइज लंबी हुई, इसके सोमैटिक सेल के ऊपर हमने काम किया, तो जर्म सेल्स पर काम नहीं किया था। मतलब इसका मैंने जीनोटाइप चेंज नहीं किया था, बल्कि खाली फिनोटाइप चेंज किया था। जीनोटाइप तो अभी भी स्मॉल टी है, और ये लंबा वाला जो दिख रहा है ये भी तो स्मॉल टी होगा। भैया बांस की कोठी में बांस ही पैदा होगा ना, आम थोड़ी पैदा होगा। हाँ, तो यहाँ पर भी ये भी जो पैदा हुआ, इसके बच्चे जो हुए वो भी स्मॉल टी वाले होते, कैपिटल टी वाला आएगा ही नहीं। जेनेटिक से रिलेट करके सवाल पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है, कि a plant which genotype is small t induces with the gibberellic acid, and in the F1 generation the tall plant is observed. After the selfing in the F2 generation again the dwarf plant is obtained. Why? तो आप जवाब देंगे कि क्योंकि जिब्रेलिक एसिड उसके फिनोटाइप को चेंज करता है, उसके जीनोटाइप को चेंज नहीं करता है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, ठीक है बेटा। ठीक है, अब देखिए आगे जेनेटिक द्वार। गौरी, यहाँ कोई नहीं है ना? कौन? गौरी कोई नहीं है ना? जेनेटिक द्वार गौरी, जेनेटिक द्वार गौरी। ब्रोकन डॉर्मेंसी, देखिए हमने यहाँ पर कोई पुरुष का नाम नहीं लिया, क्योंकि डॉर्मेंसी तोड़ने ताड़ने वाला काम ये आसानी से हो जाता है। जस्ट पार्ट ऑफ जो का चीजों को याद करने के लिए, ब्रोकन डॉर्मेंसी। पर हमारे साथ एक लड़का है, उसका नाम है अजय, ठीक है। अजय की खेती है, क्या की खेती है? गन्ने की खेती है, खूब कम से कम 200-400 एकड़ की खेती है उसकी, ठीक है। अजय हो कि नहीं तुम यहाँ पे? हाँ है, अजय यादव है, अजय यादव। हाँ, 2-4 ट्रैक्टर गन्ना जो है भिजवा देना। एनलार्ज, ठीक है। ये जो गौरी मैडम है, गौरी मैडम का मतलब होता है जिब्रेलिक एसिड। ब्रोकन डॉर्मेंसी, तो ये सीड की डॉर्मेंसी को क्या करेगा बेटा? ब्रेक करेगा। और पर से आया है, पर से आया है पार्थिनोकार्पी। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल था, कोई दिक्कत नहीं है। बोत लगाना नहीं तो वो अपना पूछेगा ही पूछेगा, एक रहेगा। अजय वार्ड आया किससे? अजय को हम आंटी से रिप्लेस कर दें क्या? जाने दो, अजय जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। आंटी से आया है एंटी एब्सिशन। क्या होता है एब्सिशन का मतलब? हाँ, एंटी एब्सिशन मतलब एंटी सेनेसेंस की, एब्सिशन से कैसे होता है? एंटी सेनेसेंस मतलब ये एक ऐसा हार्मोन है जो बुढ़ापे को क्या करता है? रोकता है। बुढ़ापा मतलब जो प्लांट के अंदर सेनेसेंस का डिले हो जाता है ना, इसको सेनेसेंस को डिले करता है। जैसे पत्तियां सूख जाती हैं, फ्रूट्स वक्त से पहले जो है पकते नहीं, गिर जाते हैं, लीफ फॉल हो जाती हैं, ठीक है। स्पेशली ये 3 जगह पर सेनेसेंस देखने को मिलता है, लीफ में, फ्रूट में और इसमें फ्लावर में। एंटी सेनेसेंस का गन्ना, गन्ने का एनलार्जमेंट अभी आपने देखा, क्या देखा? ये छोटा सा ये गन्ना है, इसकी जो है नोट्स ऐसे ऐसे हैं, लेकिन इसके इंड्यूस करने के बाद ये क्या हो जाता है? इसके इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है।
एनलार्ज का मतलब क्या होता है? एनलार्जमेंट। ये इसका बेसिक फंक्शन है, ठीक है। ये सारे फंक्शन को आप समझिएगा। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जल्दी से फटाफट बताइए। जो मैंने बताया बोल्टिंग, ये जो नोड्स और इंटर नोड्स के बीच वाली बात जो थी, इसमें हम क्या बोलते हैं, ये है आपका बोल्टिंग इफेक्ट। बोल्टिंग इफेक्ट का मतलब ही यही होता है कि एनलार्जमेंट ऑफ इंटरनोड, एनलार्जमेंट ऑफ इंटरनोड मतलब ये रोजेट स्ट्रक्चर को इसमें कन्वर्ट करवा जाएगा। बताइए, ये कन्वर्ट करवा जाएगा लॉन्ग, मतलब लॉन्ग कैरेक्टर में इसको एनलार्ज करवा देगा। उस रोजेट बिहेवियर को ये क्या करेगा बेटा, ये एनलार्ज करेगा। और ये काम कौन कर रहा है? ये हमारा कर रहा है जिब्रेलिक एसिड। इसी प्रोसेस को ही तो हम बोल्टिंग इफेक्ट कह रहे हैं। रोजेट स्ट्रक्चर को ये एनलार्ज करवा देगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा साइटोकाइन। अच्छा, एक चीज और है कि जो एनलार्ज वाली बात है, यहाँ पर आखिरी वर्ड लिखा है एनलार्ज। ये क्या करता है? एनलार्जमेंट ऑफ फ्रूट जो छोटा फ्रूट है ना, उसको बड़ा कर देता है। जैसे एप्पल को बड़ा कर देगा, पाइनएप्पल को बड़ा कर देगा, ठीक है। बाय द इंडक्शन ऑफ द जिब्रेलिक एसिड। और मैंने बताया कि जो जिब्रेलिक एसिड है करीब करीब 136 टाइप का है। तो जिब्रेलिक एसिड की जो एक सीरीज है G4 और G7, मतलब क्या, GA4 और GA7, ये दोनों मिलते हैं तब एक नया जो है हार्मोन बनता है जिब्रेलिक एसिड की कैटेगरी का, दैट इज कॉल्ड द पोमेलिन। क्या बोलते हैं उसको हम बेटा? उसको हम कहते हैं पोमेलिन। तो यहाँ पर स्पेशली जो एनलार्जमेंट हो रहा है, वो एनलार्जमेंट किसका हो रहा है? एनलार्जमेंट ऑफ ग्रेप्स। आप जाइए नासिक, कभी बागान देखा है अंगूरों का? नहीं देखा है? आप जाएंगे तो बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। ऐसे अंगूर के गुच्छे से लटके हुए होते हैं और आपकी नाक की हाइट पर लगे हुए, आप ऐसे पकड़ के खा लो। देखा है ना? गए नहीं हो बाग के अंदर ना? बाग के अंदर, हाँ गए। जो गया है, मैं तो गया हूँ, मैंने देखा है। तो आप ऐसे पकड़ के ऐसे उछल के खा लो। तो वहां पर आप लोमड़ी नहीं बनोगे कि अंगूर खट्टे। पढ़ा था ना बचपन में कहानी, अंगूर खट्टे। तो वो अंगूर के जो गुच्छे बड़े होते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स जो बड़े होते हैं, वो इसके छिड़काव की वजह से होते हैं। क्या होते हैं? पोमेलिन मिलता है मार्केट में, उसका क्या कर देते हैं? छिड़काव कर देते हैं। तो वहां पर उसकी ग्रोथ बहुत तेज होती है। जो सेब वगैरह के बागान हैं कश्मीर वगैरह में, मैंने देखा है, हिमाचल में भी देखा है, तो वहां पर जब उसके अंदर फ्लावरिंग होती है तो उसके टाइम भी दवा का छिड़काव करते हैं, और उसके अंदर छोटे छोटे फ्रूट आना शुरू होते हैं, उस वक्त भी जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। और सेब की साइज तो बड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो एनलार्जमेंट ऑफ ग्रेप एंड एप्पल, और यहाँ पर हमने बताया कि GA4 प्लस GA7, GA4 और GA7 ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे बेटा? पोमेलिन बनाएंगे। और यही पोमेलिन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेप्स और एप्पल के एनलार्जमेंट के लिए, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं कि इन सब के साथ GA4 और GA7 को में हम साइटोकाइनिन भी थोड़ा सा मिला देते हैं। साइटोकाइनिन मिलाने की वजह से क्या होगा? साइटोकाइनेसिस का रेट बढ़ जाएगा, सेल डिवीजन का रेट बढ़ जाएगा। चलिए, क्या है? साइटोकाइन क्या है? साइटोकाइन, ये जो साइटोकाइनिन है, इसका टर्म किसने दिया था? लिथम ने दिया था। पहला पॉइंट लिथम, इसका टर्म दिया था लिथम भाई साहब ने। इसका टर्म दिया था हमारे लिथम भाई साहब ने, ठीक है। लिथम इसका टर्म दिया था। एंड
जैसा नाम इससे क्लियर हो रहा है, ये नाम क्या करेगा, साइटोकाइनिन है, तो ये इंड्यूस कर रहा है किसको, ये इंड्यूस कर रहा है साइटोकाइनेसिस को। तो ये इंड्यूस करता है आपके साइटोकाइनेसिस को। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, बोलो, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। शाबाश, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक। अगर हम आप पूछें कि जो स्कोगन मिलर ने काम किया था, स्कोगन मिलर ने काम किया था, इन्होंने ये जो पेट्री डिश, ये जो बीकर के अंदर ये कैलस का फॉर्मेशन करना था इनको, और ये हो नहीं रहा था, तभी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया ये था कि यहाँ पर इसके अंदर हेरिंग का जो स्पर्म डीएनए है, उस स्पर्म डीएनए के सेल को उठा करके इसके अंदर पोर कर दिया था। जब पोर कर दिया तो इसके अंदर कैलस का फॉर्मेशन तेजी से बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल रहा होगा, कुछ ऐसा कोई कंपाउंड रहा होगा जिसकी वजह से ये जो कैलस का फॉर्मेशन है तेजी से बढ़ गया। क्योंकि यहाँ पर क्या था, डीएनए था। डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेसेस भी होते हैं। उस नाइट्रोजनस बेस में एक बेस होता है आपका प्यूरीन और एक बेस होता है आपका पायरिमिडीन। कितना होता है ना, प्यूरीन में कौन कौन से होते हैं, एडिनाइन और गुआनाइन। पायरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, ठीक है। तो भैया ये बताते हैं हम आपको कि ये जो तुम्हारा साइटोकाइनिन है, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ द एडेनिन। इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन। ये मिलर अंकल को और स्कूप को थोड़ी पता था कि हो जाएगा। सन की खोपड़ी कोई खामा हो गया, हो गया, कैलस का फॉर्मेशन हो गया तेजी से। बाद में पता चला कि केमिकली साइटोकाइनिन जो होता है वो एडेनिन से जो है डेराइव होता है। तो एडेनिन किसका मेंबर है बेटा, ये आपका प्यूरिन का मेंबर है, ठीक है। लिख लीजिए। अगर इसका एग्जाम में स्ट्रक्चर लिख देगा तो स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ पहचानना होगा एडेनिन वाला चेन कहाँ पर, या एडेनिन वाली रिंग कहाँ पर। एडेनिन की रिंग कैसी होती है जरा बताइए हमें, ऐसे ऐसे ऐसे, डबल रिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं, यह है, बिल्कुल है डबल रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन, यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इधर इधर क्या लगा होगा, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। यहाँ पर लगा होगा आपका NH, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा होगा आपका N, यहाँ पर क्या लगा होगा आपका N। आपको ये रिंग पहचाननी है। ये प्यूरिन की रिंग अगर है तो वो क्या हो जाएगा, आपका साइटोकाइनिन। बस। चलिए अगला पॉइंट मैं आपको कुछ बता दूं।
लिखिएगा इसमें, इट इज derived from it is derived from coconut milk, yeast extraction, or DNA extract, or extraction of vascular tissue. ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा था इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपका नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा है? कौन सा ऑक्सीजन बेटा? नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा है? ऑक्सीजन सॉरी, नेचुरल साइटोकाइनिन कौन सा है? बताइए। Z18 क्या है आपका? नेचुरल आपका साइटोकाइनिन, और सिंथेटिक वाले को हम क्या बोलते हैं? हरीश, सिंथेटिक वाले को बता भाई, बोलो, मजाक मत करो, पूछा बताओ। थोड़ा मेरे करीब आ जाओ, जो सिंथेटिक साइटोकाइनिन है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनिन, उसको हम बोलते हैं बेटा काइनेटिन। क्या इसका नाम है? काइनेटिन। ऑब्वियस की बात है, अगर ये सिंथेटिक है तो नेचुरली ये इसकी प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, इसकी प्रेजेंस नेचुरली नहीं है, डज नॉट अकर नेचुरली। और साइटोकाइनिन का जो की फंक्शन है, वो की फंक्शन क्या है? साइटोकाइनेसिस करना, सेल डिवीजन करवाना, ठीक है। साइटोकाइनिन कुछ दूसरे हार्मोन्स के साथ मिलकर के काम करता है, ठीक है, तो दूसरे हार्मोन के साथ मिलकर के काम करता है। अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों का रेशियो हम बराबर लेते हैं, जैसे और भी फाइटो हार्मोन के साथ मिलकर के काम करता है, तो पहला कंडीशन लिखिएगा, अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों बराबर हैं, कंटेंट दोनों का बराबर है, तो ये क्या करेगा? लिखते हुए चलिए हमारे साथ, ये करेगा क्या? ये प्रमोट्स सिंपल सेल डिवीजन विदाउट डिफरेंशिएशन, सिंपल सेल डिवीजन विदाउट डिफरेंशिएशन। अगर ऑक्सिन ज्यादा है, और साइटोकाइनिन कम है, अगर ऑक्सिन ज्यादा है तो साइटोकाइनिन कम है, तब यहाँ पर क्या होगा? तब यहाँ पर होगा रूट फॉर्मेशन, ठीक है। अगर ऑक्सिन कम है, साइटोकाइनिन ज्यादा है, तब यहाँ पर क्या होगा? शूट फॉर्मेशन, तब यहाँ पर होगा शूट फॉर्मेशन, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलिए, अगला पॉइंट है
इट डिले द सेनेशन। जैसे जिबरेलिक एसिड को सेनेशन को डिले कर रहा था, वैसे ये भी सेनेशन को डिले करता है। लिख लीजिएगा, इट डिले द सेनेशन। 2 पत्ती ले लीजिए आप, ये 2 पत्ती आप ले लीजिए। ये डॉक्टर स्नेहा ड्राइटिफिकस था, रामाटिफिकस था, और फिर स्नेहा ये से चल रहा था ना ये, है ना? चलो पहले उससे हम चर्चा करेंगे बाद में। वो कोटेशन बहुत बढ़िया था, अच्छा लगा मुझे। इसको हमने ट्रीट कर दिया किससे? साइटोकाइनिन। और जो दूसरी लीफ लिया था, जो कि शुक्ला जी की लीफ थी, ये भी लीफ लिया। इसको हमने ऐसे ही रखा, कोई काम हम नहीं किया। कुछ दिनों बाद ये भाई साहब ऐसे हो गए। कुछ दिनों बाद ये ऐसे हो गए, लेकिन ये जो हरित है, अच्छा हरा है तो हरित है, ठीक है। ये हरे का हरा रहा, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर साइटोकाइनिन का इम्पैक्ट अच्छा हो गया था, यहाँ पर नहीं था। तो मतलब क्या हुआ कि ये क्या कर रहा है, ये बुढ़ापे को रोक, ठीक है ना, ये बुढ़ापे को रोक रहा है, ठीक। चलिए, एक केमिकल है। अच्छा एक चीज और लिख लीजिएगा इसमें कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अब ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या है? जब आप पढ़ेंगे वो क्या नाम है उसका, सेकेंडरी ग्रोथ और एनाटॉमी ऑफ द प्लांट, वहां पर आपको बताया जाएगा। वैसे मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैंने इसके बारे में कुछ बताया है, जरूर ड्यूरिंग क्लास बताया है, हाँ। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, it helps in the formation of interfascicular cambium. Interfascicular cambium. ठीक है, and promotes adventitious root formation. Adventitious root formation. ये जो पत्ती वाला एक्सपेरिमेंट बताया ना बच्चे तुमको, ये हरित और शुक्ल के एग्जाम्पल लेकर के जो बताया मैंने, इसको हम बोलते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट। याद रखना, इसके इफेक्ट को हम बोलते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट। रिचमंड लैंग इफेक्ट। आखिरी पॉइंट लिखिए इसमें, इंडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पी, मतलब पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करेगा ये, इंडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पी, बट काउंटर एक्शन ऑफ द अपाइकल डोमिनेंस। समझते हैं, अपाइकल डोमिनेंस बताया था मैंने, काउंटर एक्शन ऑफ द अपाइकल डोमिनेंस, काउंटर एक्शन ऑफ अपाइकल डोमिनेंस, काउंटर एक्शन ऑफ अपाइकल डोमिनेंस। बाद इसके पढ़ेंगे कौन सा हार्मोन है, एथाइलिन। एथाइलिन, एथाइलिन आपका कौन सा हार्मोन है भाई, किस नेचर का हार्मोन है?
गैसियस हार्मोन। कैसा हार्मोन है? गैसियस हार्मोन है, ठीक है। और ये हार्मोन दोनों, यह हार्मोन प्रोमोटर की तरह भी काम करता है और इनहिबिटर की तरह भी काम करता है, ठीक है। गैसियस हार्मोन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर होगा हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन होगा। इनके बीच का एंगल कितना होगा लाला? केमिस्ट्री पढ़े हो? इनके बीच का एंगल कितना होगा जरा बता दो। हाँ, 120 डिग्री। लेकिन मैंने थोड़ा एक्यूरेट याद किया, जब याद किया था 121.3 डिग्री। इट इज नॉट माई पार्ट। सबके बीच की दूरी भी होती है, इसके बॉन्ड के बीच की कितनी दूरी होती है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच की दूरी सब होती है, आप लोग पढ़ेंगे, ठीक। बट ये क्या है आपका? C2H4 है, इसको हम बोलते हैं बेटा एथाइलीन, ठीक है। गैसियस नेचर में पाया जाता है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, ठीक है। ये गैसियस नेचर वाला हार्मोन है, ठीक है। और ये क्या है आपका? फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, ठीक। ये आपका है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, फ्रूट को पकाने वाला। अब भाई बड़ी सिंपल सी बात है, ये पका रहा है। जैसे आपके दोस्तों में कुछ होते हैं ना, थाईलैंड टाइप के लोग होते हैं ना आपकी मंडली में, वो थाईलैंड टाइप के लोग होते हैं। तो it means such type of person which has, who has ethylene type character, they promote the senescence, they promote the senescence, they promote the abscission, ठीक है। ऐसे दोस्त हैं वो बुढ़ापे की तरफ लेकर जाते हैं, पका पका के बोर कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए मेरे मेरे दोस्त जो है ना बहुत कम, इसीलिए एजिंग का भी असर नहीं आया है, ठीक है। आज तो बच्चों के बाल पहले ही सफेद हो गए, 18 साल की उम्र में बाल सफेद हो गए हैं, है ना। इसीलिए ऐसे एथाइलिन टाइप के दोस्तों से बचिए आप, ठीक है। तो गैसियस नेचर का है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है। तो मतलब यहाँ से इसका फंक्शन हमें ये समझ में आ गया कि ये प्रमोट करेगा या इसी को हम बोल सकते हैं ये इंड्यूस करेगा किसको? सेनेसेंस को। कहाँ से एथाइलिन? सेनेसेंस या एब्सिशन को। यहाँ तुम्हारे बारे में कितनी बातें की गई पता है? एब्सिशन आपकी मार्केट में मालूम है, मार्केट में ये इथेफॉन के नाम से मिलता है। इथेफॉन के नाम से मार्केट में मिलता है। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए इसका, ये सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द फ्रूट दैट इज अ पाइनएप्पल। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है? बंच बढ़ाना, बनाना। पाइनएप्पल देखिए वो क्या है, पाइनएप्पल क्या है, किस टाइप का फ्रूट है? टाइप का कंपोजिट है ये। अब पाइनएप्पल को ऐसे से रगड़ दो, ठीक है, और उसके बाद ऐसे उसको निकालोगे तो ऐसे निकाल करके उससे खा सकते हो। हर एक जो सेगमेंट आपको दिखाई पड़ता है हेक्सागोनल, हर वो हेक्सागोनल सेगमेंट उसका फ्रूट है, ठीक है। तो उसके बंच को क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है। तो सिंक्रोनाइज करने वाला हार्मोन कौन सा होता है हमारा? एथाइलिन। तो एथाइलिन क्या करेगा? पाइनएप्पल को सिंक्रोनाइज करेगा, लिख लीजिएगा।
पाइनएप्पल को सिंक्रोनाइज करने का काम कौन करेगा? हमारा एथाइलिन करेगा। और तो और कुछ मोनोकॉट्स के अंदर ये देखा गया है कि इसके अंदर रूट का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा ये करवा देता है। जितना ज्यादा रूट का फॉर्मेशन करवाएगा उतना ही क्या बनेगा? रूट हेयर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये रूट हेयर, ये मतलब रूट्स और रूट हेयर दोनों की ग्रोथ को ये इनहेंस करेगा। रूट्स और रूट हेयर के ग्रोथ को क्या करेगा? ये इनहेंस करेगा। और एथाइलिन जो है ऑक्सिन को इनहिबिट करता है। एथाइलिन आपका इनहिबिट करेगा, इनहिबिट दी ऑक्सिन को इनहिबिट करेगा। अभी थोड़ा गर्मी और आ जाए, आप जाइएगा जमुना किनारे, कोइया घाट की तरफ जाएंगे, जाएं। ककड़ी, खीरा, कद्दू, वाटरमेलन, खरबूजा, ये सब की खेती होती है। खासकर ककड़ी और खीरे की खेती खूब अच्छी। तो ये एथाइलिन हार्मोन क्या करता है? जो आपका खीरा है, कुकुम्बर है, उस कुकुम्बर के अंदर फीमेलनेस को इनहेंस करता है। मतलब उसके अंदर महिलाओं वाले लक्षणों को ज्यादा लाता है, फीमेल कैरेक्टर को इंड्यूस करेगा। अब फीमेल कैरेक्टर इंड्यूस करेगा तो फीमेल कैरेक्टर, फीमेल फ्लावर की तो जो है आगे चल करके फ्रूट्स वगैरह में कन्वर्ट होती है। मेल तो क्या करेगा? मेल तो मेल, मेल विल बी मेल। कहीं भी उसको स्टिग्मा देखेगा जाके चिपक जाए। फीमेल क्या है? फीमेल का स्टिग्मा उसी पॉलन को अट्रैक्ट करेगी, उसी को लेगी जिसके लिए वो कंपेटेबल होगी, अदरवाइज नहीं लेगी, है ना। तो ये इनहेंस करता है एथाइलिन फीमेलनेस को इन दी कुकुम्बर, ठीक है। चल, ये सारी बातें हो गई। एक चीज और समझिएगा, एथाइलिन आया कहाँ? जैसे हमने सबकी सिंथेसिस के बारे में पता किया, ये कहाँ से सिंथेसाइज हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है, वैसे ये जो है आया कहाँ से? ये आया आपके यहाँ। एग्जैक्टली ये मेथियोनिन, ये क्या है? मेथियोनिन। मेथियोनिन इज अ स्टार्ट कोडॉन, है ना, जिसका जो है कोडॉन क्या है? AUG, एडेनिन, यूरासिल एंड गुआनिन। ये तीनों मिल करके जिस अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, उस अमाइनो एसिड का नाम है मेथियोनिन। और इस मेथियोनिन नाम के अमाइनो एसिड से क्या डिराइव होता है? थाइलिन। ठीक है, इस तरीके से कितने अमाइनो एसिड है बेटा? 20। और कितने कोडॉन है? 64 में कितने कोडॉन जो है अमाइनो एसिड को कोड करते हैं? 61। बाकी के 3 किसको करते हैं? स्टॉप कोडॉन। कौन कौन से स्टॉप कोडॉन? हुआ, 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 हुआ और हुआ, UAA, UAG एंड UGA, ये तीनों क्या है? स्टॉप कोडॉन। ठीक है, चलिए एब्सिसिक एसिड के बारे में थोड़ा सा बता दें। एब्सिसिक एसिड फिलहाल एसिड है। अब एसिड है तो ये आपका माइल्ड एसिड है। इससे पहले जो एसिड आपने पढ़ा था जिबरेलिक एसिड, वो वीक एसिड था।
ये मिल्क लिख दिया क्या? माइल्ड एसिड, ये आपका है माइल्ड एसिड, ये बिल्कुल आपका माइल्ड एसिड। ठीक है, ये इतना स्ट्रॉन्ग जो है इनहिबिटर है, इतना स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर है कि अगर किसी पौधे पर जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दिया गया है और उसके बाद अगर हमने एब्सिसिक एसिड का छिड़काव कर दिया है तो ये जिब्रेलिक एसिड के असर को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। नहीं समझ में बात? नहीं समझ में आई ना बात? यहीं रहा करो गधे, यहीं रहा करो, दिमाग यहाँ रखो। हाँ, अब इतना अब इतने इससे आराम से क्या बोलेंगे? फ्रेंच में मैं बात कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया। कह रहा हूँ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ये इनहिबिटर है कि अगर किसी पौधे पर जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव किया जाए और उसके बाद अगर हमने इसका छिड़काव कर दिया एब्सिसिक एसिड का, तो ये एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? जिब्रेलिक एसिड के असर को खत्म कर देगा, उसके इफेक्ट को खत्म कर देगा। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। फुलिश सेलिंग डिसीज, जब हम बेवकूफ बन ही रहे हैं तो उसमें अगर क्या पता कि ये किस वजह से हो रहा है। जब तक हमें वजह नहीं पता होगी तब तक हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ होंगी, तभी तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हारे पेट में अगर दर्द है, जब तक हमें पता नहीं होगा तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है, तो हम कौन सी दवा देंगे? पता चला तुम्हारे पेट में स्केरिस का बंच ऑफ स्केरिस, पता ये चला कि पूरे टीम या सोलियम ने पूरी आबादी बना रखी है, पता ये चला किसी ने तुम्हारे पेट में घुम्मा मारा हो ऐसे करके, उसकी वजह से दर्द हो रहा हो, वैसे तो बात तो पता चलेगी ना। वही हाल हुआ कि हम बंदर से पैदा हुए, हमने देखा नहीं तो माने कैसे? तो कोई बात नहीं, मासूम बच्चों को सवाल पूछ सकते हैं, आजादी है। चलिए पॉइंट लिखिएगा, इट प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सेशन, सेनेसेंस एंड एब्सेशन, ये प्रमोट करेगा एब्सिसिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इनहिबिटर है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इनहिबिटर है। इवन इट कैन स्टॉप द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड, इवन इट कैन स्टॉप द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड, इट कैन स्टॉप द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डॉर्मिन कहते हैं, डार्विन नहीं, डॉर्मिन, डोरेमोन की माँ है डॉर्मिन। डोरेमोन लिख दिया क्या तुमने मोहिनी जी? नहीं, चलिए, तो मैंने अभी पहले ही बता दिया था कि जिब्रेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड क्या है? एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट लिखिएगा, इट इंड्यूसेस डोरमेंसी ऑफ सीड, इट इंड्यूसेस डोरमेंसी ऑफ सीड कॉमा बर्ड। अब डोरमेंसी को बढ़ा रहा है मतलब जर्मिनेशन को ये रोक रहा है ना? इसका मतलब दैट इज इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन। सारी इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखवा दे रहा हूँ, कोई सवाल बचेगा नहीं तुमसे। अगला पॉइंट लिखिए, इट ऑल्सो स्टिमुलेट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टिमुलेट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। याद करो लाला, स्टोमेटा जब हम बंद करवा रहे थे तो उस वक्त पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये एथिलीन सॉरी एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? पोटेशियम कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, इसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। लिख लीजिए इसको, इट ऑल्सो स्टिमुलेट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, दैट इज इंक्रीज द लेवल ऑफ पोटेशियम आयन, इंक्रीज द लेवल ऑफ पोटेशियम आयन। ये किस तरीके से काम किया? एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह काम किया ये।
तो ये हमारा क्या हो गया, एसिटिक एसिड, ये हमारा हो गया एंटी ट्रांसपेरेंट, एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह ये काम किया, एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह ये काम किया, ठीक है। चलिए एसिटिक एसिड कहाँ से मिलता है, लिख लेना, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड, ठीक है बच्चा। अगला पॉइंट, इट ऑल्सो इनहिबिट्स माइटोसिस इन वैस्कुलर कैम्बियम, ऑल्सो इनहिबिट्स माइटोसिस इन वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम। क्या होता है वर्नलाइजेशन, प्लांट को कहाँ रख देंगे, तो तुम्हारा गेहूं वगैरह तो ठंड में ही पैदा होता है। देखिए वर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि लो टेम्परेचर इंड्यूसेस द फ्लावरिंग, लो टेम्परेचर इंड्यूसेस द फ्लावरिंग, ये बात हम मानते हैं। जैसे टेम्परेचर 1 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है और ऑक्सीजन और वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है, तब वहां पर फ्लावरिंग अच्छे से होती है। जैसे तुम्हारा गेहूं हो गया, ठीक है, गेहूं कैसा प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट है, गेहूं हमारा शॉर्ट डे प्लांट है। ठंडी में क्या होता है, दिन छोटा होता है बड़ा होता है भाई, छोटा होता है ना दिन, ठंडियों में दिन छोटा होता है ना, तो ये कैसा प्लांट हुआ, शॉर्ट डे प्लांट हुआ ना। लॉन्ग डे प्लांट, लंबी रातें छोटा दिन, छोटी रातें लंबा दिन, है ना, गर्मियों में ऐसा होता है। तो वर्नलाइजेशन को ऐसे समझिए, मैं भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये वर्नलाइजेशन में बस यही एक कंसेप्ट है। हाँ बोल दो क्या, पगला होगा, हम तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना। वर्नलाइजेशन का मतलब होता है, इसका एक इन शॉर्ट आपको बस इतना याद रखना है, इट मीन्स low temperature, it means low temperature induced flowering. लो टेम्परेचर इंड्यूस्ड फ्लावरिंग, ठीक है। इसमें जो टेम्परेचर वेरी करता है 1 to 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। बात करते हैं किसकी, वेट की। वेट क्या है बेटा, शॉर्ट डे प्लांट है ही, लेकिन ये कब पैदा होता है, ठंड में पैदा होता है, ठीक है। ठंड में इसको हम क्या बोलते हैं, विंटर वैरायटी, क्या कहेंगे, विंटर वैरायटी। लेकिन अगर स्प्रिंग वैरायटी है तो उसमें भी आपको टेम्परेचर की जरूरत कम पड़ेगी, ठीक है। तो कल तो जेनेटिक्स का टर्म है, लेकिन पहले हम इसको फिनिश करते हैं ताकि 11th वालों को सर दर्द खत्म हो जाए।
इसमें मुश्किल से 30-35 मिनट लगने और है, मुश्किल से 30-35 मिनट। तो कल फर्स्ट हाफ में इसको फिनिश कर देंगे, सेकंड हाफ में हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस स्पेशली मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है, हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल 2 चीजें पढ़ करके आइएगा। एक पैराग्राफ है जिसको हम कहते हैं बसंतीकरण, लिखा हुआ है बसंतीकरण, उसके बाद सीड डॉर्मेंसी और फोटो पीरियड। बस ये 3 चीजें हैं। वर्नलाइजेशन मैंने बता दिया आपको, इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं, थोड़ा सा इसको एलेबोरेट और करेंगे। सीड की डॉर्मेंसी हम बता देंगे, जिसको हम बोलते हैं निद्रा और सुप्तावस्था। तुमने गलत लिखा है, सुप्तावस्था गलत लिखा है। और फिर हम आपको बता देंगे फोटो पीरियड। बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़िएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू में आपको दिखा दूंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। सर यस बेटा, यस यस यस। सर एक डाउट पूछना है। हाँ सर एब्सिशन मतलब बता